रहीम। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो सेल्स टैक्स का बेसिक स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट टैक्स, सप्लाई चेन और सप्लाई चेन में अनरजिस्टर्ड पर्सन के आ जाने से जो बर्डन ऑफ टैक्स बढ़ जाता है, इन तमाम कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। ठीक है, और ये देखा अगर आप खुद रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप गुड्स सेल करते हैं किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आप सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे और साथ साथ फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे। लेकिन वो जो सेल्स टैक्स आपने चार्ज किया वो उसके लिए इनपुट टैक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप खुद रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन आप गुड्स बाय करते हैं किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो जो इनपुट टैक्स उसने अपनी कॉस्ट का पार्ट बना दिया है, वो आपका इनपुट टैक्स नहीं कहलाएगा। इनपुट टैक्स की चेन चलने के लिए सीरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का होना जरूरी है। बीच में किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के आने से इनपुट टैक्स का चेन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इनपुट टैक्स डेड हो जाएगा उस पॉइंट पर आके। ठीक है, तमाम बातें हमने प्रीवियस क्लास में मुकम्मल कर ली है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सब लोग क्लियर हैं? अच्छा, अब सेल्स टैक्स चार्ज करते वक्त हमें जो इम्पोर्टेंट बात पढ़नी है वो क्या है, सप्लाई। ठीक है, सप्लाई को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं टैक्स, सेल्स टैक्स के अंदर। हमने कहा सप्लाई क्या है, सप्लाई की एक प्रॉपर डेफिनेशन है लॉ के अंदर, लेकिन फिर भी आपको आसान करने के लिए सप्लाई का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सप्लाई का मतलब है सेल, सप्लाई का मतलब है डिस्पोजल। जब भी आप गुड्स का ट्रांसफर करें, डिस्पोजल करें या गुड्स क्या करें, सेल करें, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगा। और सेल्स टैक्स पर्पस के लिए सप्लाई को दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा। एक कही जाएंगी टैक्सेबल सप्लाईज और एक कहलाएंगी आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है जी, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं हम बोलेंगे वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है। सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, चार्जेबल टू सेल्स टैक्स है। जितनी भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। ठीक है, उसके बाद इसकी हम फर्दर अगर बात करें टाइप्स की, इसकी फर्दर टाइप्स टैक्सेबल सप्लाईज की, तो हम टैक्सेबल सप्लाईज को भी फर्दर दो हिस्सों में तोड़ते हैं। टैक्सेबल सप्लाई की फर्दर दो टाइप्स है। ठीक है, नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज और एक टाइप बन जाएगी जीरो रेटेड सप्लाईज। एक क्या कहलाई बेटा, यानी टैक्सेबल सप्लाई जो कि सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, उसकी दो टाइप्स है। एक आपकी कहलाएंगी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई, दूसरी कहलाएंगी आपकी जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज normal taxable supplies are chargeable to sales tax at 17%। जितनी भी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज है उनके ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे 17%, अनलेस अदरवाइज मेंशन।
क्या मतलब? अनलेस अदरवाइज मेंशन, क्या मतलब? जितनी भी हम गुड्स बेच रहे होंगे, अगर वो टैक्सेबल सप्लाईज हैं और चार्जेबल टू सेल्स टैक्स है, हम उसके ऊपर 17% सेल टैक्स चार्ज कर देंगे। हाँ, अगर उसके लिए कोई अलग से लॉ में उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए लॉ में अलग से कोई सेल्स टैक्स का रेट मौजूद है, तो फिर हम जाहिर सी बात है 17% का रेट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि वही स्पेसिफिक रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा ही। ठीक है जी, उसके बाद हो गया था क्लियर बेटा बात? इसकी एग्जांपल पर आपको अदरवाइज वाली एग्जांपल आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की बेटा? जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाईज हम क्या बोलेंगे? चार्जेबल टू सेल्स टैक्स एट 0%। ये सबसे कमाल पॉइंट, यानी जीरो रेट जो सप्लाईज वो सप्लाईज हैं जिनको बेचते वक्त आप सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं कितना परसेंट? 0%। ये खतरनाक मामला है। देखो, अगर आप बोल दोगे ना मैं कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, तो मसला हो जाएगा। इफ देयर इज नो आउटपुट टैक्स, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। आप यहाँ बोलो हाँ मैं आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन किस रेट से चार्ज कर रहा हूँ? 0%, इसलिए मेरा आंसर 0 है। तो मेरा आउटपुट टैक्स है कितना? है 0। नहीं है, नहीं बोलना है। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स क्लेम हो जाएगा। यानी इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए आउटपुट टैक्स तो मौजूद नहीं है, क्योंकि अगले बंदे से मुझे रकम तो नहीं मिली जो मैं उसमें से अपना हिस्सा निकाल कर बाकी रिमेनिंग एफबीआर को दे दूं। तो अब अगर मैं जीरो आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स पूरा एडजस्ट कर लूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट टैक्स में किससे मांगूंगा? एफबीआर से। और इस तरह जीरो रेटेड सप्लाईज का इनपुट टैक्स मुझे कौन रिफंड करेगा? एफबीआर। तो बेनिफिट क्या हुआ? अगर आप आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं 0% से, तो आउटपुट टैक्स का होना आपके इनपुट टैक्स के होने को क्या बना देगा? एडमिसिबल बना देगा। इफ देयर इज आउटपुट टैक्स, देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है? जरा तवज्जो दरकार होगी। अब इसको इससे कनेक्ट करें। नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, नो इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम। ठीक है जी, तो क्या मतलब भाई? आवाज नहीं आ रही। जब कोई आउटपुट टैक्स ही नहीं है, यानी आप बोल रहे हैं कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज वाले केस में मैं चीज बेचते वक्त कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी सप्लाई क्या है? एग्जेम्प्ट है। अगर समझेगा बात को, एग्रीकल्चर के जो आइटम्स हैं, मतलब फसलें हैं, फसलें कौन बेच रहा है? किसान। तो एग्रीकल्चर आइटम्स आर एग्जेम्प्ट। लेकिन जब किसान पेस्टिसाइड्स खरीदता है, किसान जब क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म की दवाएं खरीदता है या मुख्तलिफ किस्म का इक्विपमेंट परचेज करता है, तो उस पर सेल टैक्स उसने पे किया होता है। तो इसका मतलब क्या है? वो जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, उन सब पर वो सेल टैक्स पे करके आ रहा है। लेकिन जब वो खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कर रहा है, बेच रहा है, तो कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब उसका पिछली स्टेज पे किया हुआ इनपुट टैक्स क्या हो गया? डेड हो गया। वो उसको क्लेम नहीं कर सकता, वो उसको कॉस्ट का ही क्या कर देगा? पार्ट बना देगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात? यार, इसका मतलब नो इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम। अब आप बताइए जरा, यहाँ पे रुक के सोचिएगा कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी बिना पर आपकी जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो हम बोलेंगे, हम अपनी अपनी समझ के हिसाब से हम बोलेंगे कि नंबर 1 क्या है भाई? गुड्स सप्लाइड बाय, वो कौन सी गुड्स हैं इनको हम एग्जेम्प्ट मानेंगे? गुड्स सप्लाइड बाय होम? बाय, बोले बोले बोले, बाय कॉटेज इंडस्ट्री। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं और गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो आप कुछ भी बेचें, भले वो एग्जेम्प्ट हो या ना हो, आपका बेचना एग्जेम्प्ट है।
गुड सप्लाइड बाय, गुड सप्लाइड बाय रिटेलर, गुड्स कौन सप्लाई कर रहा है, रिटेलर, अदर देन स्पेसिफाइड रिटेलर, गुड्स सप्लाई कर रहा है रिटेलर अदर देन स्पेसिफाइड रिटेलर, दैट इज व्हाट, टियर 1 रिटेलर। तो गुड्स सप्लाई करने वाला अगर कॉटेज इंडस्ट्री है तो उसका सप्लाई करना एग्जाम, गुड्स सप्लाई करने वाला अगर रिटेलर है अदरवाइज देन स्पेसिफाइड रिटेलर तो उसकी सप्लाई क्या हो गई, एग्जाम्ड हो गई। और तीसरी चीज क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये माइंडसेट बनेगा, यहाँ से दिमाग बनेगा। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इनका, मैं इसको उस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से पढ़ा। आइटम्स, आइटम्स मेंशन, आइटम्स और सिचुएशंस, जो कुछ केसेस में बायर भी एग्जाम्प्ट होगा ना, जैसे बोल रहा हूँ आइटम्स और सिचुएशंस मेंशन इन 6th शेड्यूल। तो अगर आपको कोई सेल्स टैक्स के लैंग्वेज में बोल दे ये 6th शेड्यूल आइटम है, अगर कोई ये बोल दे ये 6th शेड्यूल आइटम है, तो पता है वो क्या बोलना चाह रहा है, ये आइटम ही क्या है, एग्जाम्प्ट। आइटम और सिचुएशन मेंशन इन 6th शेड्यूल, वो आइटम और वो सिचुएशन जो कहाँ मेंशन है, 6th शेड्यूल। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई। सप्लाई दो किस्म की, टैक्सेबल जो कि सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, एग्जाम जो कि सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं है। सेल सब्जेक्ट टू सेल टैक्स सप्लाई की बुनियादी तौर पे दो टाइप्स है, नॉर्मल और जीरो रेटेड। नॉर्मल के ऊपर रेट लगेगा 17% अनलेस अदरवाइज मेंशन। जीरो रेट सप्लाई का सेल्स टैक्स जो है वो 0% है। इसका इनपुट टैक्स क्या होगा, रिफंड होगा। इनपुट टैक्स इज रिफंडेबल। इनपुट टैक्स इज रिफंडेबल। ठीक है जी, इनपुट टैक्स इज रिफंडेबल। इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स इज एडजस्टेबल। ठीक है जी, वहां पर आप एडजस्टेबल क्यों नहीं बोल रहे, एडजस्ट वो भी हो सकता है, लेकिन मसला क्या है, वहां पर आपका आउटपुट टैक्स ही क्या है, जीरो है। तो जीरो आउटपुट टैक्स से जब आप इनपुट टैक्स क्लेम करने बैठोगे तो जीरो से तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, उसका एफडीआर रिफंड। ठीक है, तो अब जीरो रेटेड सर कैसे पता लगेगा कौन सा आइटम सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है लेकिन जीरो रेट पर है, तो ये बात कहाँ लिखी मिलेगी हमें, इसकी एग्जांपल्स हमें कहाँ मिलेंगी, इसकी डिटेल हमें कहाँ मिलेंगी, हम बोलेंगे इसकी डिटेल हमें मिलेंगी कहाँ पर, 5th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल आइटम्स क्या कहलाए बेटा, 5th शेड्यूल आइटम वो कहलाए जिनके ऊपर सेल्स टैक्स तो चार्ज होगा, लेकिन किस रेट से चार्ज होगा, 0% चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल्स टैक्स हमने पढ़ना है, समझना है, तो हमें दो लिस्ट बड़ी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए, या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेजोरिटी पेपर्स में तो क्वेश्चन देखेंगे आए के बड़ी शराफत से बोल देगा ये जीरो रेट सप्लाई है, ये एग्जाम सप्लाई है। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि उसने पेपर के अंदर नाम लिया है, मतलब उसने ही नहीं बोला ये एग्जाम है, उसने बोला खुद पहचानो ये जीरो रेटेड है या एग्जाम। तो उसके लिए लिस्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए, समझी होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है जी, तो मैं फिर रिपीट करूंगा आपसे कि क्या बताइएगा, एग्जाम सप्लाईज कब होंगी, अगर गुड्स कौन सप्लाई कर रहा है,
कॉटेज इंडस्ट्री तो एग्जाम्प्ट है, फिर आप आइटम मत देखें। गुड्स कौन सप्लाई कर रहा है? रिटेलर, अदरवाइज देन स्पेसिफाइड रिटेलर। और अगर आइटम ही एग्जाम्प्ट है या सिचुएशन के अंदर खरीदने वाला ही क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो फिर ये देखने की जरूरत नहीं कौन बेच रहा है। और वो आइटम या सिचुएशन हमें कहाँ लिखी मिल जाएंगी? 6 शेड्यूल। सबसे पहले हम पढ़ी 6 शेड्यूल रहे। एक दफा जरा आप सब लोग क्या करें, इसको स्केच को लिखिए, बल्कि स्क्रीनशॉट लेके कोई बंदा ग्रुप पे भी शेयर कर दे, ताकि जो कॉम्स हुई भी है उनको भी मिल जाएगी। जी बेटा, तो अब ये आपके सामने आ गया क्या? सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। क्या है 6 शेड्यूल, सब बताइए। बताइए बेटा 6 शेड्यूल क्या है? 6 शेड्यूल क्या है? सिक्स शेड्यूल क्या है, सब बताइए आप लोग। 6 शेड्यूल क्या है? एग्जेम्प्ट आइटम्स की लिस्ट या सिचुएशन। गुड, जबरदस्त, वेरी गुड, करेक्ट। तो जरा एक दफा आप इसको यहां से यहां तक पढ़ के देखिए, ठीक है जी। ओके जी, देखिएगा। अच्छा, अब एग्जाम सप्लाईज आपकी बात शुरू करने लगे हम। 6 शेड्यूल आइटम लिखा हुआ क्या है? सर्टेन इंपोर्ट्स, कुछ इंपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि एग्जाम्प्ट है, मतलब उन पर इंपोर्ट करते वक्त कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी आर outside the scope of sales tax and therefore not subject to sales tax. An example is पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर। आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, आपने कोई किताब खरीदी हो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज हुआ हो, आपने अखबार खरीदा हो उस पर सेल टैक्स चार्ज हुआ हो, ठीक है जी। आपने कोई रिसाला परचेज किया उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हुआ, ठीक है जी। तो अब मसला ये है कि प्रॉब्लम क्या है कि जो न्यूज़पेपर छापने वाले हैं, जो किताबें छापने वाले हैं, जो जर्नल छापने वाले हैं, जो IFRS छापने वाले हैं, इन सबको ये सब कुछ छापने के लिए पेपर खरीदना पड़ता है, प्रिंटिंग की मशीनरी खरीदनी पड़ती है, प्रिंटिंग की इंक खरीदनी पड़ती है, प्रिंटिंग मटेरियल खरीदना पड़ता है। ये सब लोग इन तमाम चीजों को जब खरीद रहे हैं, पेपर खरीद रहे हैं, प्रिंटिंग मशीनरी खरीद रहे हैं, प्रिंटिंग का मटेरियल परचेज कर रहे हैं, इन सबको खरीदते वक्त ये सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं। वो हो गया उनका इनपुट टैक्स। लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बन के वो क्या हुई, बिकी, तो वो तो किताब थी, वो कहाँ मेंशन थी? 6 शेड्यूल में। इसका मतलब जब किताब बन के वो चीज बिकी तो कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं हुआ, तो लिहाजा इन तमाम आइटम्स का इनपुट टैक्स बैक पर क्या हो गया? डेड हो गया। वो इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर पाए, ठीक है जी। तो लिखा हुआ क्या है? वेयर पेपर परचेजेस सफर सेल्स टैक्स बट देयर सप्लाई डज नॉट, इन दिस केस इनपुट टैक्स कैन नॉट बी रिक्लेम्ड। अगर आप किसी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई को बेचने वाले हैं, तो बस अगर आपने पिछली स्टेज पे अगर कोई सेल टैक्स पे किया था तो वो सेल्स टैक्स आपका इनपुट टैक्स तो था, लेकिन क्या हो गया? एग्जेम्प्ट सप्लाई होने की वजह से क्या हो गया? डेड हो गया, ठीक है जी ना। और वो डेड आपके कॉटेज इंडस्ट्री होने की वजह से हो सकता है, रिटेलर होने की वजह से हो सकता है, सो ऑन। और या फिर आप रिटेलर और कॉटेज इंडस्ट्री ना हो तो फिर आप ये चीजें बेच रहे हैं, ठीक है भाई। अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्प्ट आइटम्स आर लाइव एनिमल्स,
लाइव एनिमल्स। बकरीद के लिए आप जानवर खरीद जाते हैं तो कभी आज तक किसी ने बोला भाई ये 1 लाख रुपए का है और इसके ऊपर 17% GST लगेगा, बिकॉज लाइव एनिमल्स आर एग्जेम्प्ट। तो जिंदा जानवर जो है वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं है। ज़िबा होने के बाद, ज़िबा होने के बाद सब्जेक्ट टू सेल टैक्स हो सकता है। तो सर नहीं सर, मैं तो मुर्गी खरीदने जाता हूँ, मुर्गी का रेट लगा होता है वहां पर कि कितने रुपए किलो है, मैं तो उसको खरीद लेता हूँ, तो ज़िबा होने के बाद भी तो सेल टैक्स नहीं लग रहा। लेकिन नहीं, वहाँ कौन बेच रहा है? रिटेलर या मैन्युफैक्चरर जो कि कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको तो मतलब जिंदा जानवर सब्जेक्ट टू सेल टैक्स नहीं है, मरे हुए की बात नहीं हो रही। ज़िबा होने के बाद उसका गोश्त सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है, लेकिन अगर बेचने वाला कौन है? या तो कॉटेज इंडस्ट्री है या फिर बेचने वाला कौन है? रिटेलर है। अदर देन स्पेसिफाइड रिटेलर तो फिर वो पर्सन होने की बिना पर क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन अगर मीट वन नामी कोई बड़ी ब्रांड बेच रही है उसको, या उसको फ्रोजन करके डॉन, मेन्यू, KNS जो भी है वो तमाम लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो अब सब्जेक्ट टू सेल टैक्स हो गया। तो देखो यही थोड़ा सा सेक्शन चेंज हुआ, मामला खराब हो गया। यहां तक बात समझ में आती? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चर। आप सेब बाग से उतारे, आगे जैसा सेब है वैसा का वैसा बेच दें, कोई मसला ही नहीं। लेकिन आपने सेब का सिरका बना लिया, सेब का मुरब्बा बना लिया, आपने सेब का जूस बना लिया, तो क्या कर दिया आपने? क्या परफॉर्म कर दिया आपने इसके ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग। जब परफॉर्म कर दिया आपने मैन्युफैक्चरिंग, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जैसा है वैसा ही क्या करेंगे? बेचेंगे, तो वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं है। अब बात कर ले राइस की। राइस का जो चावल होता है वो एक कवर में बंद होता है ना, कवर छिलका, छिलके के अंदर बंद होता है, उसको कहते हैं पैडी। तो पैडी इज नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, लेकिन उस छिलके को उतारने के लिए आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस करना पड़ता है। वहां वो छिलका उतरता है, उसके बाद वो पॉलिश होता है, उसके बाद वो चावल बिकता है। तो इसका मतलब चावल इज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। हम बोलेंगे गंदम इज नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, बट आटा इज सब्जेक्ट टू सेल्स। आटा कौन बना रहा है? मिल बना रही है, फ्लोर मिल बना रही है या चक्की बना रही है। आप चक्की वाला अगर क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री है, बच गया। लेकिन फ्लोर मिल वाला अगर कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है तो नहीं बच सका। तो कहीं भी आपको आटा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। समझ, ये कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, अगर इनको आप बिल्डअप करने तो ठीक है जी। होली कुरान एंड अदर होली बुक्स और रिकॉर्डेड इन ऑडियो और वीडियो कैसेट्स। ठीक है जी। मजहबी किताबें या मजहबी कंटेंट जो भी है वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं है। इंपोर्टेड सैंपल्स, क्या मतलब? इंपोर्टेड सैंपल, आपने बाहर से कोई रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो अभी जो रॉ मटेरियल आया है वो बतौर सैंपल आया है। क्या मतलब? जो भी रॉ मटेरियल आपका आया है वो बतौर सैंपल आया है। ठीक है, अगर वो बतौर सैंपल आया है रॉ मटेरियल, ठीक है जी, तो वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप बल्क में वो रॉ मटेरियल का करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो चार्जेबल टू सेल्स टैक्स होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर वो ऑलरेडी इस 6 शेड्यूल के अंदर क्या है? मेंशन है। तो अगर आप बाहर से कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो इंपोर्टेड सैंपल्स आर एग्जैक्ट। अच्छा, अब होता क्या है? ये जो अली बाबा, क्या कहते हैं, अली एक्सप्रेस, ये लोग क्या करते हैं? चाइना का सामान पाकिस्तान भेज देते हैं ना, तो अक्सर और बेशतर सेल टैक्स लगने से बचाने के लिए क्या लिख देते हैं? सैंपल, ताकि इंपोर्टेड सैंपल सेल्स टैक्स ना हो सके। ठीक है जी। 12, अगर आप पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट का किसी को सैंपल देंगे, तो सैंपल देते वक्त भी आपने क्या करना है? सेल्स टैक्स चार्ज करना है। लोकल सैंपल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। क्या मतलब? अगर आप डोमेस्टिकली लोकली सैंपल दे रहे हैं और जिस आइटम का दे रहे हैं वो 6 शेड्यूल में नहीं है, अगर आप उसको आमतौर पे बेचते तो सेल्स टैक्स चार्ज करते, तो अब सैंपल देते वक्त भी सेल्स टैक्स चार्ज होगा। उसके बाद अब देखिए, ये आ गया खरीदने वाला एग्जेम्प्ट। गुड्स
इंपोर्ट किए हैं किसने, डिप्लोमेट्स ने, डिप्लोमेटिक मिशन में। और प्रिविलेज पर्सन, ये कौन होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, जिनको पाकिस्तानी लॉ के तहत कोई, या यूनाइटेड नेशन के दरमियान जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग साइन हुई भी है, उसके हिसाब से कोई आपको प्रिविलेज हासिल हो। तो अगर आप कोई डिप्लोमेट है, मतलब डिप्लोमेट सफीर, सफीर नहीं होता, एम्बेसी नहीं बनी होती, एम्बेसी, तो उस एम्बेसी में आप क्या है, पाकिस्तान में आप अमेरिका के सफीर है, ठीक है जी। तो आप अमेरिका से अपने लिए कुछ मंगवाते हैं, कहाँ पर, पाकिस्तान, तो आप पर वो आइटम, क्योंकि आप डिप्लोमेट है और आप मंगवा रहे हैं, लिहाजा वो आपके लिए एग्जाम्पल है। या वो कौन मंगा रहा है, आपकी एम्बेसी मंगा रही है, या फिर आप यूनाइटेड नेशन के कोई प्रिविलेज पर्सन है और वो गुड्स आप यहाँ पे मंगवाते हैं, तो आपके लिए वो इंपोर्ट करना क्या हो गया, एग्जाम्पल। यानी बाकी पूरी दुनिया, यानी एक मिसाल के तौर पे आप एक लग्जरी कार मंगवाते हैं अपने लिए पाकिस्तान, सारी दुनिया उस पर टैक्स दे रही है, लेकिन आप एग्जाम्प्ट है, मजे हैं भाई आपके। मियाँ साहब आपको कह रहे हैं कि यार ये एक मेरे क्या कहते हैं बबलू के लिए भी मंगवा दो, ठीक है, तुम तो प्रिविलेज पर्सन हो, तुम मंगवा लोगे इधर, हम तुमसे ले लेंगे, ठीक है। तो बहरहाल, तो गुड्स इंपोर्टेड, इंपोर्ट कौन कर रहा है, डिप्लोमेट कर रहा है, डिप्लोमेटिक मिशन कर रहा है, और प्रिविलेज पर्सन कर रहा है। पर्सनल बैगेज इंपोर्टेड बाय ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी कौन होता है, जिनका नाइकॉप बना होता है, नाइकॉप। नाइकॉप क्या होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। ये वो पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, लेकिन ये कमा रहे हैं किसी और मुल्क में, सेटल किसी और मुल्क में हुए हैं, बस पाकिस्तान आते रहते हैं विजिट के लिए, और पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं छोड़ते, वक्ती तौर पे 5 साल 10 साल के लिए कहीं और सेटल हो गए, पर कभी मूड हुआ वापसी आने का तो आ जाएंगे, फिर हम इनको क्या बोलेंगे, रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट, ठीक है ना, समझे बात यार। तो अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो 5 साल बाद 4 साल बाद आप आए हैं, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आए होंगे, है ना, जो आप अपने पर्सनल बैगेज में लेकर आ गए, वो सब कुछ क्या हो गया, एग्जाम्पल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस चक्कर में आप यहाँ से पाकिस्तान से वहां चले गए और आपने बोला चलो मैं भी वापसी में सामान लेकर आता हूँ, तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, आप यहाँ से घूमने के लिए गए थे, घूम फिर के वापस आए, तो ऐसा नहीं कि लॉ को गलत इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ईपीजेड कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्रीज को ईपीजेड डिक्लेयर किया गया, मतलब ये इंडस्ट्रीज जो लगी हुई है ना, कराची जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ इंडस्ट्रीज की लोकेशन ऐसी है जो जिसको बोलेंगे भाई ये इंडस्ट्रीज कहाँ लगी हुई है, ईपीजेड में लगी हुई है। यानी बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग करी क्यों रही है, ताकि ये बना बना के सीधे क्या करें, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करें। तो मतलब ये सारी फैक्ट्रीज जो हमें लगी हुई दिख रही है, ये सारे एक्सपोर्टर्स ही हैं, समझे बात, यानी सारे एक्सपोर्टर्स को एक जगह क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और उस एरिया को बोल दिया ईपीजेड। तो आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है, ईपीजेड में, आप उस फैक्ट्री के लिए क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या, आप कमर्शियल इंपोर्टर तो नहीं हो ना, या हो, अगर आप अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे, तो क्या आप कमर्शियल इंपोर्टर हो या नहीं हो, जवाब चाहिए मुझे आपसे। हम कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है, क्योंकि हम उस रॉ मटेरियल को खुद यूज करेंगे, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचेंगे। तो अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, तो फिर आप कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है, ईपीजेड में, तो ईपीजेड में आप अपने इस्तेमाल के लिए मशीनरी और रॉ मटेरियल क्या कर रहे हो, बाहर से। तो अगर आप ईपीजेड में हैं और बाहर से मटेरियल और मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका इंपोर्ट करना क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद गुड्स इंपोर्टेड टेम्परली फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट, गुड्स आपने इंपोर्ट की, आगे एक्सपोर्ट करनी, ये क्या कहानी, नहीं ये बड़ी लंबी कहानी है, छोटी सी कहानी। ईपीजेड का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन।
ठीक है बेटा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट ईपीजेड। अच्छा अब ये क्या कहानी है भाई, गुड्स इंपोर्टेड टेम्परली फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट। ठीक है जी। अब एक प्रोडक्ट है ईरान की, अमेरिका जो है उसको नहीं खरीदेगा। हम बोलते हैं कोई मसला ही नहीं, ईरान से हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से हम पाकिस्तानी बोल के क्या कर देंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। पाबंदी अमेरिका ने किस पे लगाई है, ईरान पर। पाकिस्तान में तो पाबंदी नहीं लगाई है ना, या पाकिस्तान में पाबंदी लगाई है? जवाब दे, नहीं लगाई है ना। तो हमने क्या किया, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने वहां से इंपोर्ट किया और आगे एक्सपोर्ट कर दिया। तो अगर आप किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने के इरादे से इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपकी ऐसी इंपोर्ट क्या जाएगी, एग्जेम्प्ट। फिर उसको आप उसमें कोई चीज नहीं दिखेंगे, बस जो भी आया वो एग्जेम्प्ट हो। लेकिन उसके लिए आपको ये इंटेंशन डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई हम कमर्शियल वाली बात तो आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन बेटा वो भले आ जाए, लेकिन एक्सपोर्ट होकर वो एक तरीके से अभी हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करते वक्त फिर आपके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं है, एग्जेम्प्ट हो गया ना। जब एग्जेम्प्ट हो गया तो कमर्शियल वाली बात भले आ जाए, कोई टेंशन नहीं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जरा सोच, अपने दिमाग से पूछे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज पढ़ रहे हैं। तो अगर मेरा इंपोर्ट करना ही क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो फिर मुझ पर कोई सेल टैक्स चार्ज ही नहीं होगा। तो फिर कमर्शियल इंपोर्टर हूं या नहीं हूं, बहस ही क्या हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इन लिeu ऑफ डिफेक्टिव गुड्स इंपोर्टेड। आपने बाहर से एक गाड़ी इंपोर्ट की थी जो कि वारंटी उसकी मौजूद थी, उस गाड़ी में किसी पार्ट में क्या हो गई, खराबी हो गई, और वो खराबी के लिए आपने वो पार्ट क्या कर लिया, क्लेम पर भेज दिया। वो पार्ट क्लेम हो गया, मुल्क में क्या आ गया, वापस आ गया। तो जाहिर सी बात है, वो भेजा आपने, वो मुल्क से गया, वापस आया, वो मुल्क में दोबारा इंपोर्ट हो गया। तो क्या किसी भी ऐसी चीज को जिसको आपने रिप्लेसमेंट के लिए मुल्क से बाहर भेजा हो, जब वो रिप्लेस होकर दोबारा मुल्क में आएगा तो क्या उस पर दोबारा सेल टैक्स चार्ज होगा? तो इसका जवाब है यस। अब आप बोलेंगे ये क्या बात कर दी आपने, यहाँ तो 9 लिखा हुआ। यस सुनिएगा, ये मैं इजाफी बात कर रहा हूँ, आगे भी लिखा मिल जाएगा। अगर हम वो पार्ट परचेज कर रहे हैं, मतलब अगर हम उस पार्ट को खरीदने के लिए कोई एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट टू सेल टैक्स होगा। लेकिन अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रिप्लेसमेंट गुड मिल रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लिहाजा जब रिप्लेसमेंट गुड मिल रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर उस पर सेल टैक्स चार्ज नहीं है। आपने बाहर से लैपटॉप इंपोर्ट किया, उसकी बैटरी खराब हो गई, आपने बैटरी रिप्लेसमेंट में मंगवा ली दूसरी, तो क्या वो बैटरी पाकिस्तान में इंपोर्ट करते वक्त वापस कोई आप उसकी बैटरी की अलग से कोई पेमेंट कर रहे हैं? अगर आप उस बैटरी की अलग से पेमेंट नहीं कर रहे तो क्या होगा, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट गुड है, वो न्यू बैटरी नहीं है। मतलब न्यू से मेरा तो आप उसको अलग से नया परचेज नहीं कर रहे। उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस इन एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। गुड्स कहाँ बने, कहाँ प्रोड्यूस हुई, पाकिस्तान में। कहाँ से एक्सपोर्ट हुई, पाकिस्तान से। विच आर subsequently imported in Pakistan within 1 year of their export। अभी क्या था, इंपोर्ट कर रहे थे एक्सपोर्ट करने के लिए, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए? यानी अब सोचिए, आपने चाइना को कुछ भेजा, फिर चाइना से वही चीज दोबारा क्या कर ली, इंपोर्ट कर। अब ये क्या मतलब है इस बात का, ये बड़ी आसान सी बात। आप बोलते चाइना का लेबर सस्ता है, चाइना में इलेक्ट्रिक सस्ती है, तो एक काम करता हूँ, कपड़ा मैंने बनवा लिया पाकिस्तान में, और कपड़े को गारमेंट बनने के लिए कहाँ भेज दिया मैंने, तो कपड़ा कहाँ बना, प्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट कहाँ से हुआ, पाकिस्तान से। और गारमेंट बनने के लिए कहाँ भेजा मैंने,
चाइना, और वहां से क्या कर लिया उसको पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लिया। ठीक है जी। तो गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान व्हिच आर सब्सिक्वेंटली इंपोर्टेड इन पाकिस्तान विद इन 1 ईयर ऑफ देयर एक्सपोर्ट। अब आप बोलेंगे अगर 1 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट के 1 साल के अंदर अंदर इंपोर्ट ना करें तो फिर क्या होगा, उसका जवाब आपको खुद ब खुद आगे मिल जाएगा। ठीक है। गुड्स imported by or donated to government hospitals or non-profit educational and research institutions। क्या मतलब, आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं डोनेट करने के लिए, या गुड्स इंपोर्ट खुद कौन कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या गुड्स इंपोर्ट कौन कर रहा है, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। तो आपने कहा यार कोरोना के दौरान एजुकेशन सिस्टम बड़ा डाउन चला है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से ऐसे इक्विपमेंट मंगवा लेते हैं जिससे ऑनलाइन लर्निंग क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हमने बाहर से एक इक्विपमेंट मंगवा कर क्या कर दिया, नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दिया। तो क्योंकि हम ये इक्विपमेंट मंगवाई क्यों रहे हैं, एक ऐसे इदारे को डोनेट करने के लिए, तो लिहाजा ऐसा इक्विपमेंट इंपोर्ट करके ऐसे इदारे को डोनेट करना क्या है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्लास के लिए सर मेरे ख्याल से बाहर ही, इधर सामने क्लास होगी जी, राइट साइड। ठीक है, वो रिबेट अलग मसला है, वो इनकम टैक्स का मसला है, हम सेल टैक्स का मसला पढ़ रहे हैं, और रिबेट की बात शुरू कर दी आपने, यही तो मसला है। रिबेट तो कहाँ मिलेगा, इनकम टैक्स के लिए, अगर ये अप्रूव नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है आप इस अमाउंट के लिए रिबेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन वो इनकम टैक्स का मसला, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हम इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं डोनेट करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को या नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एक एक मशीन है, उसका नाम है साइबर नाइफ, कभी सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे क्या नाम है उसका, साइबर नाइफ, पता नहीं 5-6 करोड़ रुपए की मशीन है शायद। वो लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए कैंसर का इलाज करते हैं। ये मशीन कहाँ इंस्टॉल है, कराची जना हॉस्पिटल के अंदर। कैसे आई, हुकूमत ने मंगवाई नहीं, इसने मंगवा कर क्या डोनेट। अब जिसने डोनेट की उसने किस किस मकसद के लिए मंगवाई, हॉस्पिटल को देने के लिए। तो इम्पोर्ट स्टेज पर बताओ साइबर नाइफ के ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर यही साइबर नाइफ कोई बड़ा महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल मंगवाता फिर तो वो कमा रहा है ना उससे पैसा, इम्पोर्ट स्टेज पे सेल टैक्स चार्ज होना चाहिए। ये बात समझ में आती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बात करें मजीद, फर्दर हम इसके ऊपर लेके चलते हैं इस बात को। तो ये भी बात क्लियर होगी आप लोग। ठीक है जी। तो अब जो जो लोग कोरोना की वैक्सीन हमें इंपोर्ट करके डोनेट किए जा रहे हैं, तो ये कोरोना की वैक्सीन जब बाहर से क्या होगी, इंपोर्ट होगी, तो उसके ऊपर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस। ठीक है, मैंने ये बार बार आपके सामने सिचुएशन आ रही है जहाँ पे बायर एग्जाम्प्ट है। गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इलेक्ट्रिसिटी और गैस के अलावा जो कुछ भी सप्लाई किया जाए किसको, आवाज मेरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल ऑफ 50 बेड्स और मोर, और द टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टेचुरी यूनिवर्सिटी ऑफ 200 और मोर बेड्स। यानी आप कौन है, फर्नीचर सेलर है, आप फर्नीचर बेचने वाले हैं, आप टेबल्स बेचते हैं, कुर्सियां बेचते हैं, आप हॉस्पिटल के बेड्स जो हैं वो भी बेचते हैं। ठीक है, दीगर किस्म का सामान आप बेचते हैं, आप तकिए बेचते हैं, आप मैट्रेस मैट्रेस क्या कहते हैं, मैट्रेस क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, ये सब आइटम आप बेचते हैं, आप मल्टीफॉर्म कंपनी मैट्रेस बेचते हैं।
आपसे जब भी कोई आपका कस्टमर फर्नीचर खरीदेगा, मैट्रेस खरीदेगा, तकिए खरीदेगा, तो क्या है वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। लेकिन अगर आपसे वही तकिए, वही मैट्रेस, वही फर्नीचर गवर्नमेंट हॉस्पिटल खरीदने आ जाए तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट। तो उसका खरीदना एग्जेम्प्ट हो गया। या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो नहीं है लेकिन क्या है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, मेमन चैरिटेबल हॉस्पिटल, नाम सुना होगा आप। मुख्तलिफ किस्म के नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल हॉस्पिटल बने हुए ना, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसके पास कम से कम इतनी फैसिलिटी हो, 50 बेड्स और मोर। अगर पेपर में लिखा हुआ था कि आपने फर्नीचर बेचा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल को जिसके अंदर बेड्स की तादाद जो है वो 45, तो क्या अब आप उसको गुड्स बेचते वक्त सेल टैक्स चार्ज करेंगे? हाँ करेंगे, अगर वो आइटम अलग से एग्जेम्प्ट ना हो। ख्याल रखना ना, देखिए यही तो मसला है सारा का सारा। ठीक है जी। और द टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ स्टेशन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बनाने वाली फैक्ट्री, लम्स हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं आपका इसरा यूनिवर्सिटी हो गई, कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी हो गई, डाउ मेडिकल, ये सारे क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इनके पास अगर बेड्स की तादाद 200 या उससे ज्यादा है तो इनको भी कोई भी ऐसा आइटम जो कि बिल्कुल प्राइवेट भी होगा मसलन, तो कोई भी ऐसा आइटम जो कि बज़ाहिर 6 शेड्यूल में मेंशन ना हो, लेकिन इनको बेचना क्या है। अब कहीं भी फर्नीचर, इक्विपमेंट, सर्जिकल आइटम्स, मेडिसिन, मेडिसिन तो एग्जाम मिलेंगे आप, मेडिसिन तो है एग्जाम, ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अब क्या उस हॉस्पिटल को पंखे नहीं चाहिए, उस हॉस्पिटल को एसी नहीं चाहिए, उसको कैमरा नहीं चाहिए? जवाब तो दे, कितने आइटम चाहिए उसको? ट्यूबलाइट्स नहीं चाहिए, उसको पेंट नहीं चाहिए, पेंट, उसको फर्नीचर, सोफा, डॉक्टर्स के रूम्स के लिए टेबल्स, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स, मतलब उस हॉस्पिटल को क्या कुछ नहीं चाहिए? तो उस हॉस्पिटल के लिए ये सब आइटम क्या होगा, एग्जाम्पल। पानी की बोतल्स चाहिए, उनको डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, सफाई सुथराई का आइटम चाहिए, मतलब वो जो कुछ भी, ग्लव्स चाहिए, बिल्कुल ये जो भी आइटम वो खरीद रहे हैं उनके लिए क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद promotional and advertising material including technical literature, pamphlets, brochures, and other giveaways of no commercial value, distributed free of cost by the exhibitor. आजकल अगर आप एक प्रैक्टिस देखें ना, तो आपको, आप अगर जो आउटलेट्स हैं जिन पे सेल्स टैक्स वगैरह क्या होता है, चार्ज होता है, इनवॉइस निकलती है बकायदा, वो आपको जो शॉपर दे रहा है ना, शॉपर, आपके बिल में वो शॉपर भी लिखी हुई है, तो उसने आपको हैंड बैग दिया है कैरी करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो हैंड बैग की जो वैल्यू है उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लिहाजा उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं है, उसकी वैल्यू 0 लिखी है हमेशा। इसका मतलब गुड्स तो दी है उसने आपको, गुड्स के साथ साथ वो प्रॉपर रिकॉर्ड शो कर रहा है कि उसने आपको हैंड बैग भी दी, थैली भी दी उसने, लेकिन क्योंकि थैली की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है तो लिहाजा उसका सेल टैक्स क्या हो गया, मतलब इसका सेल टैक्स 0 से मुराद मतलब एग्जेम्प्ट हो गया, कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं। समझे बात ये? अगर शॉपर की वो आपसे प्राइस चार्ज कर रहा है तो वो सेल्स टैक्स भी चार्ज करेगा। वो कह रहा है कराची में चार्ज करते हैं, हाँ तो जो चार्ज करते हैं अलग से अपने बिल के अंदर, तो फिर वो उस पर सेल टैक्स देंगे, यही तो मसला है। यानी उनको ये प्रूव करना है कि उन्होंने शॉपर के लिए आपको कोई प्राइस चार्ज की है या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात लिखी हुई आ रही है कि प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्निकल लिटरेचर, पम्फलेट, ब्रोशर। आप देखते हैं लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कागज बांट रहे होते हैं, ब्रोशर बांट रहे होते हैं, तो ये बांट तो रहे हैं लेकिन इनकी कोई
कमर्शियल वैल्यू लोगों ने क्या करना है, पढ़ना है, फेंक देना है, रख देना है कहीं पर, किसी ने समोसे खा लेने है ना। ठीक है जी, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इसके ऊपर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं। उसके बाद क्या है, ये पॉइंट है भाई, जरा यहाँ तक मेरे ख्याल से मुझे सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट्स अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड, क्या मतलब, बड़ा खतरनाक बात हो गया। देखिए अगर आप प्लांट एंड मशीनरी का बिजनेस करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए क्या हुई, इन्वेंट्री। लेकिन अगर आप प्लांट एंड मशीनरी आपने कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, फैक्ट्री में, और फिर वो सब्सिक्वेंटली आप क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो सब्सिक्वेंट डिस्पोजल के ऊपर आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए ना, मेरी बात, सब्सिक्वेंट डिस्पोजल करते हुए आपको सेल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा अगर आपने उसका इनपुट टैक्स क्लेम किया। लेकिन अगर उस फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स आपको क्लेम करने नहीं दिया गया, किसका, ये एसी लगा, इस एसी को खरीदते हुए हमने क्या दिया, सेल्स टैक्स दिया। अगर इस एसी के सेल टैक्स को हम इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर चुके हैं, हम एसी बेच नहीं रहे, इंस्टॉल किया हुआ है, अगर इस एसी के इनपुट टैक्स को हम क्लेम कर चुके हैं, ठीक है, हमारा फिक्स एसेट होने के बावजूद भी, तो फिर जब इसको हम सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, तो उस पर भी सेल टैक्स चार्ज करेंगे। और अगर इस एसी को खरीदने के बाद जो इसका इनपुट टैक्स था वो हमारे लिए क्या हो गया था, डेड हो गया था, तो इसको बेचते वक्त हम कोई सेल्स टैक्स भी चार्ज नहीं करेंगे। तो वो कहता क्या है, सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट्स अदरवाइज देन, आप कोई भी चीज सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो आपके बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, अगेंस्ट विच, जिसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल, और जब वो चीज आपने परचेज की थी तो उसका इनपुट टैक्स भी आपको क्लेम करने नहीं दिया गया। जैसे कि फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे अपने बिजनेस में यूज करने के लिए तो इसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे ये गिलास आपने खरीद लिया, क्रॉकरी आपने परचेज कर ली अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो इसका इनपुट टैक्स आपको क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। आपने एक इलेक्ट्रिक केटल परचेज कर ली, इलेक्ट्रिक केटल क्यों परचेज की, सर ऑफिस में इसी में क्या कर लेंगे, चाय बना के पी लेंगे, तो ये आपने किस मकसद के लिए खरीदी है इलेक्ट्रिक केटल, ऑफिस यूज के लिए, तो उसका इनपुट टैक्स क्या हो गया, डेड हो गया। तो ऐसे तमाम फिक्स एसेट्स जिनको आपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है और उनका इनपुट टैक्स आपको क्लेम करना अलाउ नहीं किया गया, तो ऐसे तमाम एसेट्स का इनपुट टैक्स डेड हो गया। और जब आप सब्सिक्वेंटली इन तमाम आइटम को क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो आप भी कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, यानी आपका उनको डिस्पोज ऑफ करते वक्त सेल टैक्स चार्ज करना क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। सही है। लेकिन अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया था, ऐसे फिक्स एसेट लिए थे जिन पर आपने इनपुट टैक्स क्या कर लिया था, क्लेम कर लिया था, तो जब आप उनको सब्सिक्वेंटली यूज करने के बाद डिस्पोज ऑफ करेंगे तो डिस्पोज ऑफ करते वक्त आप सेल्स टैक्स भी चार्ज करेंगे। ठीक है। उसके बाद तो लिखा हुआ क्या है, सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड अगेंस्ट व्हिच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल, एग्जांपल रीसेल ऑफ व्हीकल्स, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट बीइंग अ डेप्रिशिएबल एसेट्स। आसान लफ्जों में टैक्स के लिहाज से जो डेप्रिशिएबल एसेट है उनको अगर आप सब्सिक्वेंटली डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो आप अपने सब सवाल करें, अगर मैं किसी डेप्रिशिएबल एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ तो क्या मैं उसको डिस्पोज ऑफ करते वक्त सेल टैक्स चार्ज करूँ, तो जवाब, क्या मैंने इसका इनपुट टैक्स क्लेम किया था, हाँ, सेल टैक्स चार्ज करो। क्या मैंने इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया था, सेल टैक्स चार्ज नहीं करो, या एग्जाम हो जाएगा। सही है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे घुमाऊं, मैं फिक्स एसेट डेप्रिशिएबल एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, तो क्या मैंने उसका इनपुट टैक्स क्लेम किया था, हाँ, अब उसको डिस्पोज ऑफ करते वक्त मैंने सेल्स टैक्स चार्ज करना है। लेकिन मैं वो इक्विपमेंट इत्तेफाक से एक स्टेचुरी यूनिवर्सिटी को दे रहा हूँ,
बेच रहा हूँ, जिसका जिसका साइज जो है वो 200 बेड्स और मोर का है, तो मैं तो चार्ज करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, सामने वाले ही क्या है, एग्जाम है, तो आप कैसे चार्ज करो? नहीं भाई, नहीं समझ में आया गेम? नहीं आया? देखो, मैंने एसी खरीदा फैक्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए, फैक्ट्री में डायरेक्टर के रूम में लगा हुआ है, क्या कहते हैं, या प्रोडक्शन मैनेजर के रूम में लगा हुआ है, ठीक है जी। इस फैक्ट्री का इनपुट टैक्स मैंने क्या कर लिया, क्लेम कर लिया इस एसी का। अब जब मैंने इसको सब्सिक्वेंटली बेचा डिस्पोजल के वक्त, क्या मैंने सेल टैक्स चार्ज करना है? हाँ चार्ज करना है। ये डेप्रिशिएबल एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, इसका इनपुट टैक्स क्लेम हो गया था, अब इसको सब्सिक्वेंटली डिस्पोज ऑफ करना तो सेल टैक्स चार्ज करना। लेकिन मैं तो चार्ज करना चाह रहा हूँ, खरीदार कौन होगा? अब कैसे चार्ज करूँ? सही, ये भी देखना है कि बायर कौन, फायदा होगा तो बेच रहा है। अरे भाई, वो हॉस्पिटल का डायरेक्टर इसका दोस्त है ना, आपस में अंडरस्टैंडिंग चल रही है, ठीक है। तो लिखा हुआ क्या आ गया, रीसेल ऑफ व्हीकल्स, फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट बीइंग अ डेप्रिशिएबल एसेट। उसके बाद कहता है स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। मेडिसिन वगैरह आमतौर पे क्या एग्जाम्पल है, विद कुछ महंगी दवाएं हो सकती हैं जो बहुत लोग क्या करते हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं जो कि आम बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन कोई सप्लीमेंट या इस तरह की कोई चीज हो जिसके ऊपर चाहे तो सेल टैक्स लग सकता है, लॉ चाहे तो उसने गुंजाइश निकाली। उसके बाद लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, नोटबुक्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स फॉर असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर। अगर आप ये डोमेस्टिकली परचेज करते हैं तो इनके ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं है। अगर आप इनके पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो भी आपका इंपोर्ट करना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आप एक मशीन खरीदते हैं जिसके जरिए आप सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं बतौर रिटेलर। अगर आप स्पेसिफाइड रिटेलर हैं टीयर 1 के, तो आपको एक मशीन इंस्टॉल करनी है, उसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या है? तो वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो सस्ता हम खरीदेंगे किसी से भी, अगर आपने उस पर इनपुट टैक्स क्या किया, पे किया, ठीक है, तो वो आप क्लेम करेंगे। लेकिन मसला ये है कि लॉ अगर क्या कर दे, उस पॉइंट ऑफ सेल मशीन को क्या कर दे, एग्जेम्प्ट कर दे, तो फिर आप उसके ऊपर कोई सेल टैक्स पे नहीं करेंगे। तो स्पेसिफाइड मशीनरी, कुछ मशीनरी ऐसी, सारी मशीनरी नहीं, स्पेसिफाइड मशीनरी एंड कैपिटल गुड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एज पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंपोर्टेड बाय टियर 1 रिटेलर फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स इंटीग्रेटेड विद एफपीआर। अगर आप मशीन बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि आप टीयर 1 रिटेलर हैं, ताकि वो एफबीआर के सिस्टम से क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, और जो जो इनवॉइसेस आप इशू करें वो फॉरन एफबीआर के रिकॉर्ड में भी क्या होती रहे, अपडेट होती रहे, ताकि रियल टाइम रिपोर्टिंग होती रहे। इक्विपमेंट आपने एक्वायर किया फॉर कोल फायरिंग सिस्टम, मशीनरी फॉर पावर जनरेशन, नेटवर्किंग इक्विपमेंट फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है जी। अब ये पॉइंट मैं फिर आपको किसी और जगह समझाऊंगा, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, मैं भी नहीं समझा रहा इस बात। तो ये हमने लिस्ट पढ़ ली यहाँ पर किस चीज, 6 शेड्यूल आइटम्स या सिचुएशन जिसमें आपका गुड्स जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ही है, कंफर्म। चलो गुड जबरदस्त, यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई। तो इस तरीके से भाई ये वाला एरिया हमारे सामने क्या हो गया, कवर हो गया। एग्जाम सप्लाईज की जो भी कंडीशन बनेंगे वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं है। और अगर आप खुद से गुड्स सप्लाई करते हैं जो कि एग्जाम, खरीदते वक्त नहीं, अगर आपके बेचते वक्त गुड्स एग्जाम हो जाती है, खरीदते वक्त एग्जाम नहीं थी, तो आपका इनपुट टैक्स क्या हो गया, डेड हो गया। हाँ, अगर आपके खरीदते वक्त ही क्या है, एग्जाम है, तो आपने कोई टैक्स सेल टैक्स पे नहीं किया, तो कोई इनपुट टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो
ऑब्वियसली इनपुट टैक्स डेट कहाँ होगा, जब आपके बेचते टाइम वो गुड्स क्या हो जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए, लेकिन खरीदते टाइम तो एग्जेम्प्ट नहीं थी, तो आपका इनपुट टैक्स क्या हो गया, डेट हो गया। अब एग्जेम्प्ट कब होती है, जब गुड्स कौन सेल करे, कॉटेज इंडस्ट्री गुड्स कौन सेल करे, रिटेलर, अदरवाइज देन स्पेसिफाइड रिटेलर। या फिर आप जिस केस में फॉल करते हैं वो आइटम या सिचुएशन कहाँ मेंशन हो, 6 शेड्यूल। अभी हमने पूरा क्या पढ़ लिया, 6 शेड्यूल पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जामिनर नाम लेके टेस्ट कर सकता है, वो आप क्या कर लें, जरा नोट कर लें, ठीक है जी। इसमें आप सबसे पहले लाइव एनिमल्स को मार्क कर लें, ये आपको याद रखना चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर मैन्युफैक्चर, इसको मार्क कर लें। इंपोर्टेड सैंपल को मार्क कर लें। गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेटिक मिशन प्रिविलेज पर्सन, ठीक है जी। पर्सनल बैगेज इंपोर्टेड बाय ओवरसीज पाकिस्तानी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर EPZ, इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड टेम्परली फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, इनले ऑफ डिफेक्टिव गुड्स इंपोर्टेड। उसके बाद गुड्स एक्सपोर्टेड, goods produced in and exported from Pakistan which are subsequently imported in Pakistan within 1 year of their export. उसके बाद goods donated to government, hospital, non-profit educational and so on, जो भी आपके सामने आ रहा है। फिर goods excluding electricity and natural gas supplied to government hospital, charitable hospital, 50 bed or more and so on, ठीक है जी। और उसके बाद सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट अदरवाइज स्टॉक इन ट्रेड, ये कम से कम आइटम आपको दिमाग में होने चाहिए अगर आप सिचुएशन फेस करना चाहते हैं एग्जाम की। ये मिनिमम आइटम बता दिया मैंने आपको, वरना आमतौर पर मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूं कि पूरी लिस्ट क्या करें वो याद करें, ठीक है। क्या रिपीट कर दूं भाई, लाइव एनिमल्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर मैन्युफैक्चर, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13 को छोड़ के 14, बस। ठीक है जी, ओके, चलिए। बेटा अल्लाह हाफिज किस बात के लिए, किसने कहा अल्लाह हाफिज, इतनी जल्दी किस बात की, अभी तो बेटा, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही किया।